अंतरिक्ष का कबाड़ लगभग हर दिन धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। धरती पर बैठे स्पेशलिस्ट इनमें से ज्यादातर को ट्रैक करते हैं। हर साल करीब 400 ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन अंतरिक्ष के हर मलबे को ट्रैक नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर सकते हैं। यह हमें हर रात मीटियोर शावर देंगे। आसमान से गिरने वाला कबाड़ बड़ी तेज स्पीड पकड़ लेता है, जो गंभीर नुकसान की वजह बन सकता है। सौभाग्य से इनमें से कुछ भी असल में नहीं होता है। बहुत कम लोगों को अंतरिक्ष से मलबे को गिरते देखने का मौका मिला है। इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं है जब गिरते सैटेलाइट ने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो। यह पता लगाने के लिए कि गिरने के दौरान स्पेस ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, आपको यह समझना होगा कि वे इतने लंबे समय तक पृथ्वी के चारों ओर उड़ पाने में सफल कैसे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप मौसम विज्ञान सेवा के लिए काम करते हैं। आज आप प्लेनेट के क्लाइमेट की निगरानी के लिए एक सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च कर रहे हैं। सैटेलाइट को एक रॉकेट पर रखा गया है। रॉकेट उड़ान भरता है और 40,225 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचता है। यह बुलेट और साउंड की स्पीड से भी तेज है। सैटेलाइट के लिए प्लेनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को दूर करने के लिए इतनी तेज स्पीड जरूरी है। जैसे ही सैटेलाइट स्पेस में जाता है, ऊपरी वायुमंडल में रॉकेट वहीं गिर जाता है। लेकिन इसने सैटेलाइट को अपनी जरूरी स्पीड और एनर्जी दे दी है। इस मूवमेंट को मोमेंटम कहा जाता है। सैटेलाइट पृथ्वी से हजारों मील की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी इसे नीचे खींचती है। मोमेंटम और ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को प्लैनेट के आसपास एक गोल दायरे में उड़ाते हैं। इस गोल दायरे को ऑर्बिट कहा जाता है। इस स्पीड से सैटेलाइट स्पेस में और आगे बढ़ सकता है, लेकिन ग्रेविटी उसे नीचे खींचती रहती है। हमारा मौसम विज्ञान उपग्रह इन दोनों फोर्सेस के बीच बैलेंस बना रहा है। वैसे इस संतुलन तक पहुंचना काफी मुश्किल है। सैटेलाइट प्लैनेट के जितना करीब होगा, ग्रेविटी का असर उतना ही मजबूत होगा। ऐसे ऑर्बिट में बने रहने के लिए सैटेलाइट को बहुत तेज उड़ान भरनी होगी। यहाँ हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा है और यकीन से परे वाली तेज स्पीड को पकड़ रहा है। लेकिन अब आप इसके फेल होने के एक कारण को भी देख सकते हैं। हजारों दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स उसी स्पीड से सैटेलाइट के ऊपर उड़ रहे हैं। जरा सी टक्कर के घातक नतीजे हो सकते हैं। वर्तमान में लगभग 5 लाख अंतरिक्ष कबाड़ पृथ्वी के चारों ओर उड़ रहे हैं। ये टुकड़े छोटे यानी टेनिस बॉल के साइज वाले हो सकते हैं, या बड़े मेट्रो कार या बस के आकार के हो सकते हैं। वहाँ सैटेलाइट के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। यदि किसी स्पेसक्राफ्ट के 2 टुकड़े आपस में टकराते हैं, तो वे अलग होकर हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। इनकी संख्या 17 करोड़ तक पहुँच सकती है। प्लैनेट का ऑर्बिट काफी स्पीड से भाग रहे अनावश्यक मलबे से भरा हुआ है। उनमें से ज्यादातर छोटे हैं, चीनी के दाने के आकार के, लेकिन वे उन रॉकेट के काम न कर रहे पुर्जों से कम विनाशकारी नहीं हैं, जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए पेंट की एक बूंद 48,270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए इंजीनियर एडवांस में लॉन्च से पहले उन सैटेलाइट्स के रूट के कैलकुलेशन करते हैं। वे इसे विभिन्न धातुओं की एक मजबूत सेफ्टी लेयर के साथ भी कवर करते हैं। प्लैनेट के चारों ओर जितना ज्यादा ऑर्बिटल मलबा उड़ता है, उतनी ही ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। फिर जितनी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उतना ही ज्यादा ऑर्बिटल कबाड़ बनता है। यह एक कभी न खत्म होने वाला सर्कल है। लेकिन वैज्ञानिक पृथ्वी की कक्षा को साफ करने के लिए रणनीति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्घटनाओं का अगला कारण है सूर्य। सूर्य लगातार हाई एनर्जी पार्टिकल्स को छोड़ रहा है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से टकराते हैं। फिर जब वे सैटेलाइट्स में क्रैश करते हैं, तो वे उनके घूमने के दायरे को बदल सकते हैं और स्पीड को धीमा कर सकते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में एक ढाल है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। सैटेलाइट इस शील्ड के अंदर उड़ते हैं। ये फील्ड प्लैनेट से सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी हैं जहां यह शील्ड कमजोर है। फिर जब सैटेलाइट ऐसी जगहों के ऊपर से उड़ान भरते हैं, तो वे बड़ी मात्रा में रेडिएशन हासिल करते हैं। ऐसा होना
नेविगेशन और सभी सिस्टम्स के सही तरीके से ऑपरेशन को रोक देता है। सौभाग्य से सोलर रेडिएशन से होने वाले हादसे काफी रेयर हैं। दूसरा कारण पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज आना है। हमारा प्लैनेट स्पीड में है, इसकी अंदरूनी गतिविधियां ग्रेविटेशनल फील्ड की शेप को बदल सकती हैं। ये परिवर्तन ऑर्बिट के चारों ओर सैटेलाइट की उड़ान के रास्ते को रोक सकते हैं। सौभाग्य से ऐसे ग्रेविटेशनल फेलियर ज्यादा महत्व नहीं रखते, वे कुछ वर्षों बाद ही सैटेलाइट को गिरा सकते हैं। वैसे सैटेलाइट के गिरने का सबसे खास कारण यह है कि लोग उनसे संपर्क काट देते हैं। यदि कोई सैटेलाइट अब डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है या पुराना हो गया है तो एक्सपर्ट उसे बस गिरने के लिए छोड़ देते हैं। एक अन्य सामान्य कारण है ईंधन की कमी। यदि सैटेलाइट में ईंधन खत्म हो जाता है तो इसे कंट्रोल करना असंभव है। यह एक बेहिसाब उड़ने वाली चीज में बदल जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स सैटेलाइट को स्लो करने और उसे ऑर्बिट से बाहर लाने के लिए बचे हुए ईंधन का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक इस तरह के ऑपरेशन की अच्छी तरह से योजना बनाते हैं। वे एक निश्चित समय पर सैटेलाइट को रोक देते हैं ताकि यह महासागरों के सुनसान इलाकों में गिर सकें। सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल से बड़ी तेज गति से गुजरता और गिरता है। निचली परतें अंतरिक्ष के कबाड़ पर तेज प्रेशर और फ्रिक्शन पैदा करती हैं। इनसे भारी मात्रा में हीट पैदा होती है। सैटेलाइट आग पकड़ता है और अलग हो जाता है। इसमें से ज्यादातर हिस्सा जल जाता है। शेष मलबा प्लेनेट के दूर दराज के इलाकों में गिरता है। यह तरीका तब काम करता है जब सैटेलाइट धरती के करीब उड़ रहा हो। कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट से दूर स्थित हैं। वहाँ पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर है। ऐसे मामलों में ग्रेविटेशनल फोर्स से आगे निकल जाने के लिए बचे हुए ईंधन का उपयोग करना आसान होता है। तो सैटेलाइट को बाहरी अंतरिक्ष में सैर करने के लिए बस छोड़ दिया जाता है। रॉकेट के टुकड़े, पुराने सैटेलाइट के बड़े मेटल के पार्ट और अन्य मलबे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये सभी टुकड़े प्लैनेट के वातावरण में गिर जाते हैं और राख में बदल जाते हैं। गिरने वाली वस्तु जितनी छोटी होगी, उसके जमीन तक पहुंचने की संभावना उतनी ही कम होगी। बड़ा कबाड़ वातावरण में बचा रह सकता है। सौभाग्य से ऐसी वस्तुओं की निगरानी स्पेशल सर्विसेज द्वारा की जाती है। जब कोई पुराना सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करता है तो लोगों को पहले से ही पता होता है कि वह कहां लैंड करेगा। वैसे अगर कोई इस इलाके में है तो उसे निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। लोग रहने के लिए कुल लैंड एरिया का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। प्लैनेट का 70% से अधिक भाग पानी से ढका हुआ है। अगर वातावरण अंतरिक्ष के मलबे को नहीं जला सकता तो पानी इसे नष्ट कर देगा। अंतरिक्ष की वस्तुएं या तो समुद्र में गिरती हैं या पृथ्वी के कम आबादी वाले इलाकों में। किसी के घर पर किसी सैटेलाइट के गिरने की संभावना असल में बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कानून के मुताबिक मकान मालिक को नुकसान की भरपाई की जाएगी। आप जिस भी देश में रहते हैं उस कंपनी को हर्जाना देना होगा जिसने गिरे हुए सैटेलाइट का निर्माण किया था। यह कंपनी सभी घाटे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। गिरने वाले अंतरिक्ष कबाड़ का हमारे प्लैनेट पर अपना पसंदीदा स्थान है। इस जगह को सैटेलाइट का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। पॉइंट नीमो विश्व महासागर में एक कंडीशनल स्पॉट है जो पृथ्वी पर किसी भी भूमि से सबसे दूर है। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और वहां से बाहर निकलना भी ज्यादा आसान नहीं। यदि आप अपने आप को इस स्थान पर पाते हैं तो आपको निकटतम द्वीप तक पहुंचने के लिए 1609 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी होगी। इसके अलावा इस स्थान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी निकटतम भूमि की तुलना में कम है। यदि आप अचानक अपने आप को पॉइंट निमो पर एक जहाज में पाते हैं और आपका ईंधन खत्म हो रहा है और आपके पास रेडियो नहीं है तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि आकाश को कौन सा सिग्नल भेजना है। ISS के अंतरिक्ष यात्री आपको नोटिस कर सकते हैं और आपकी लोकेशन के बारे में कोस्ट गार्ड को सूचित कर सकते हैं। यहाँ लगभग कोई जहाज नहीं चलता, इसलिए सभी कंपनियां अपने सैटेलाइट्स इसी जगह पर फेंक देती हैं। विस्फोट से उड़ने वाली लहर, कबाड़ के गिरने से होने वाला असर, यह सीमा रहित महासागर अपने अंदर समा लेता है। इस जगह का निचला भाग अंतरिक्ष के मलबे से भरा पड़ा है। गिरने वाले सैटेलाइट समुद्री जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पॉइंट निमो दुनिया की सबसे बेजान जगहों में से एक है। ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर पानी यहाँ नहीं मिलता। यहाँ शायद ही कोई हवा हो जो समुद्र के माध्यम से बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थ ले जा रही हो। सरल शब्दों में यहाँ बड़े लाइफ फॉर्म्स के बनने के लिए जरूरी मात्रा में भोजन नहीं है।
अभी पॉइंट नीमो में सैटेलाइट गिर रहे हैं और धीरे धीरे समुद्र तल में डूब रहे हैं।